हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 13 अगस्त 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज है आर्थिक मोर्चे पर सरकार को राहत। देखिए, जो आर्थिक मोर्चे पर यह राहत आई है वो खुदरा महंगाई की जो रिपोर्ट आई है जुलाई की, उसके तहत आई है। इसमें बताया गया है कि आशा के अनुरूप जो महंगाई दर है वो कम हुई है और 6.71% के स्तर पर पहुंच गई है। जून की खुदरा महंगाई दर 7.01% दर्ज की गई थी। जुलाई में खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई दर 6.75% रही, जबकि इस साल जून में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 7.75% दर्ज की गई थी। हालांकि महंगाई दर अभी भी आरबीआई की अधिकतम 6% की सीमा से अधिक है। पिछले 7 महीनों में खुदरा महंगाई दर 6% से अधिक के स्तर पर कायम है। वहीं औद्योगिक उत्पादन में दहाई अंक में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। जून के औद्योगिक उत्पादन में पिछले साल जून के मुकाबले 12.3% की बढ़ोतरी रही है। इस साल मई के औद्योगिक उत्पादन में पिछले साल मई के मुकाबले 19.6% का इजाफा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स में वृद्धि जारी। देखिए, यहां पर बताया गया है कि चालू वित्त वर्ष जो 2022-23 है उसकी पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून में औद्योगिक उत्पादन में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 12.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जून में मैन्युफैक्चरिंग में पिछले साल जून के मुकाबले 12.5% की बढ़ोतरी रही, जो कैपिटल गुड्स में 26.1% का इजाफा रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। न्यूयॉर्क में सलमान रश्दी पर चाकू से हमला और वो घायल हो गए हैं। सलमान रश्दी, भारतीय मूल के लेखक सलमान रश्दी जो कि 75 वर्ष के हैं, पर शुक्रवार को न्यूयॉर्क में चाकू से जानलेवा हमला हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक कार्यक्रम में व्याख्यान देने गए रश्दी को हमलावर ने कई मुक्के मारे। इसके बाद चाकू से कई वार किए। चाकू के प्रहार से उनकी गर्दन में गहरा घाव हो गया है और खून बहने लगा और शरीर का ऊपरी हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। हमले से घायल होकर रश्दी मंच पर ही गिर गए। कुछ ही क्षणों में पहुंचे सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर से बचाकर उन्हें हेलीकॉप्टर से अस्पताल भेजा। हमलावर को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। रश्दी 1988 में लिखी अपने उपन्यास द सैटनिक वर्सेस में की गई इस्लाम विरोधी टिप्पणियों के लिए विवाद में आए थे। एक साल बाद 1989 में ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खौमेनी ने उनकी हत्या के लिए फतवा जारी किया था, जिसके बाद से उनकी जान पर खतरा बना हुआ है। न्यूयॉर्क के गवर्नर कैथी होचल ने कहा है कि रश्दी के उचित इलाज के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने काले लिबास और काला फेस मास्क पहने हमलावर की पहचान और उसके उद्देश्य के बारे में अभी कुछ नहीं बताया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। ईवीएम के इस्तेमाल से जुड़े प्रावधान की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के उस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी, जिसके तहत देश में मतदान के लिए मतपत्र की जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की शुरुआत हुई थी। जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस एम सुरेंद्र की पीठ ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 61A को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से संबंधित है। याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता M.L. शर्मा ने संविधान के अनुच्छेद 100 का हवाला दिया और कहा कि यह एक अनिवार्य प्रावधान है। अनुच्छेद 100 सदन में मतदान रिक्तियों के बावजूद सदन के कार्य करने के अधिकार और फोरम से संबंधित है। पीठ ने पूछा कि क्या आप सदन में जो कुछ होता है उसे चुनौती दे रहे हैं या आप आम मतदान को चुनौती दे रहे हैं? आप किस चीज को चुनौती दे रहे हैं? शर्मा ने कहा कि वह अधिनियम की धारा 61A को चुनौती दे रहे हैं, जिसमें ईवीएम के उपयोग को अनुमति दी जाए, क्योंकि इसे मतदान के माध्यम से सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में पारित नहीं किया गया था। चलिए
नेक्स्ट न्यूज एक एडवाइजरी है जो केंद्र सरकार ने जारी की है कि कोरोना महामारी के चलते पैदा हुए हालात में पिछले 2 साल के मुकाबले बहुत सुधार आया है, परंतु राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में कोरोना के मामले पिछले कुछ हफ्तों में फिर से बढ़ रहे हैं। देश इस साल स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ भी मना रहा है, जिसको लेकर लोगों में उल्लास और उमंग है। ऐसे में केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आगाह करते हुए स्वतंत्रता दिवस पर बड़े समारोह से बचने की सलाह दी है, ताकि कोरोना के प्रसार को रोका जा सके। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले लोगों से भी कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से इस मौके पर प्रत्येक जिले में प्रमुख स्थानों पर स्वच्छ भारत अभियान भी चलाने को कहा गया है। नेक्स्ट न्यूज है, चीन से पहले भारतीय रेल से जुड़ सकता है काठमांडू। चीन सरकार की तरफ से नेपाल तक रेल मार्ग बनाने का प्रस्ताव करने और इस पर संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए तकरीबन $12 करोड़ की मदद के ऐलान पर भारत ने आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई है। वजह यह है कि भारत स्वयं नेपाल की राजधानी काठमांडू और उत्तर बिहार के शहर रक्सौल के बीच रेल मार्ग बनाने की संभाव्यता रिपोर्ट तैयार कर रहा है। 3.15 अरब डॉलर की इस परियोजना के लिए अक्टूबर 2021 में भारत नेपाल के बीच समझौता हुआ था। पिछले 5 साल में भारत ने नेपाल को जिस भी परियोजना में मदद करने का ऐलान किया है उसे समय रहते पूरा किया गया है। जानकारों का कहना है कि रक्सौल काठमांडू रेल परियोजना को भी इसी तर्ज पर आगे बढ़ाया जाएगा। संभावना है कि नेपाल चीन रेल मार्ग की रिपोर्ट तैयार होने से पहले नेपाल की राजधानी भारतीय रेल से जुड़ सकती है। नेक्स्ट न्यूज है, भारत ने जताई ताइवान पर चिंता, आतंकवाद पर रोष। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच चल रहे तनाव पर भारत ने पहली बार प्रतिक्रिया जताई है। भारत ने सधे शब्दों में ताइवान के मुद्दे पर बढ़ रहे तनाव को चिंताजनक बताते हुए सभी पक्षों से एहतियात बरतने और तनाव कम करने की अपील की है। भारत ने यह भी कहा कि किसी भी पक्ष को अपनी तरफ से यथास्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह प्रतिक्रिया भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी है। एक चीन नीति के बारे में जब पूछा गया तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बगैर किसी देश का नाम लिए कहा कि इस बारे में भारत की पुरानी नीति है और इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। चीन की ताइवान पर सधी प्रतिक्रिया के बावजूद जब संयुक्त राष्ट्र के जैश के आतंकी रऊफ अजहर को प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव में चीन की तरफ से अड़ंगा डालने का मुद्दा उठाया गया तो बागची ने बगैर किसी लाग लपेट के चीन पर प्रहार किया। चीन के रवैये को भारत ने दोहरा और दुर्भाग्यपूर्ण कहा। जो दिन पहले ही भारत और अमेरिका की तरफ से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के आतंकी रऊफ अजहर और उसके पहले लश्कर तोयबा आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को प्रतिबंधित करने संबंधित प्रस्ताव को चीन ने तकनीकी आधार पर रोका था। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट्स में आई चुनौतियां, घटाने पड़े स्टेशन। रेल मंत्रालय ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना में सामने आ रही चुनौतियों के चलते स्टेशनों पर लगाने वाले कियोस्क की संख्या घटा दी है। पहले देश भर में 5,328 स्टेशन चिन्हित कर सभी मॉडलों को लिस्ट भेज दी गई थी। जिन स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही कम है उन स्टेशनों पर कियोस्क के लिए आवेदन आ नहीं रहे थे। ऐसे में फिर इस पर विचार किया गया और अब स्टेशनों की संख्या घटाकर करीब 800 कर दी गई है। यह योजना सिर चढ़े इसके लिए मंडल रेलवे प्रबंधक यानी कि डीआरएम की शक्तियों में इजाफा किया गया है। पहले 15 दिन की यह कियोस्क दिए जाने का प्रावधान था, जबकि अब इसे बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है। यह योजना चीन के उत्पादों को टक्कर देने के लिए और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल अथवा हैंडलूम, ट्रेडिशनल गारमेंट्स, स्थानीय कृषि उत्पाद, प्रोडक्ट्स और सेमी प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि उत्कृष्ट जांच के लिए देश भर
के 151 पुलिसकर्मियों को मिलेगा गृह मंत्री पदक। जांच में उत्कृष्टता के लिए 151 पुलिसकर्मियों को इस साल गृह मंत्री पदक प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार के लिए चयनित होने वालों में 28 महिला अधिकारी भी शामिल हैं। हर साल 12 अगस्त को इसकी घोषणा की जाती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। इसके अनुसार पदक के लिए चुने गए पुलिसकर्मियों में सबसे ज्यादा सीबीआई के 15 कर्मी शामिल हैं। इसके अलावा इनमें महाराष्ट्र पुलिस के 11 और उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश पुलिस के 10-10, राजस्थान, केरल और बंगाल के 8-8 पुलिसकर्मी शामिल हैं। बिहार पुलिस के 7, गुजरात, कर्नाटक और दिल्ली के 6, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, एनआईए और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के 5-5 पुलिसकर्मी भी पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है रिकवरी एजेंटों पर नकेल कसने की एक और कोशिश। आरबीआई ने एक बार फिर बैंकों व दूसरे सभी प्रकार के निगमित लाइसेंस प्राप्त वित्तीय संस्थानों को उनकी तरफ से नियुक्त रिकवरी एजेंटों की हरकतों को लेकर चेताया है। शुक्रवार को आरबीआई ने नए निर्देश में कहा है कि वह लोन रिकवरी एजेंटों को मनमानी करने की छूट नहीं दे सकता है। इन एजेंटों को साफ तौर पर मार पिटाई करने, शारीरिक या मानसिक तौर पर परेशान करने, कर्ज लेने वाले ग्राहकों के परिवार के सदस्यों को परेशान करने या उनसे संपर्क करने सहित गलत संदेश भेजने आदि पर रोक लगा दी है। यह भी कहा है कि ग्राहकों को सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही फोन किया जा सकता है। निर्देश सारे बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सहकारी बैंकों व दूसरे वित्तीय संस्थानों के लिए लागू किए गए हैं। माना जा रहा है कि केंद्रीय बैंक ने यह कदम हाल के वर्षों में ऐप आधारित लोन देने वाली कंपनियों और एनबीएफसी की थर्ड पार्टी एजेंसियों के एजेंटों की तरफ से ग्राहकों को परेशान करने वाली खबरों के सामने आने के बाद उठाया है। कई घटनाएं सामने आई हैं जिसमें इन कंपनियों के एजेंट गुंडे और बदमाशों की तरह ग्राहकों के साथ पेश आते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज है पैक्स ही सहकारिता की आत्मा है, यह बोला है अमित शाह ने। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी यानी कि पैक्स के विस्तार से ही जिला और स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों को मजबूत बनाया जा सकता है। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पैक्स ही सहकारिता की आत्मा है। विकास को योजना के अंतिम पायदान तक ले जाने के लिए सहकारिता ही एकमात्र साधन है। शाह ने जिला और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को 5 साल की ऐसी रणनीति बनाने की सलाह दी है जिससे पैक्स को देश की सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने सहकारिता की प्राचीन विरासत का उल्लेख किया है। कहा है कि इससे हमने बहुत कुछ पाया है तो गंवाया भी है। चलिए नेक्स्ट पेज इंटरनेशनल पेज है कि यूक्रेन के जपोरिजिया परमाणु संयंत्र पर रूसी गोलाबारी से दुनिया चिंतित। यूक्रेन में स्थित यूरोप के सबसे बड़े जपोरिजिया परमाणु संयंत्र पर गोलीबारी को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बेनतीजा रही। इस मसले पर रूस और यूक्रेन में आरोपों का दौर जारी है। इस संयंत्र पर रूस का कब्जा मार्च में ही हो गया था, लेकिन नजदीकी इलाके पर कब्जे को लेकर लड़ाई अब तेज हुई है। परमाणु संयंत्र पर जारी गोलाबारी के बीच यूक्रेन ने संयंत्र से रूसी सेना के हटने और पूरे क्षेत्र को सेना से मुक्त करने की मांग की है। अमेरिकी और पश्चिमी देश भी इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र ने भी क्षेत्र को सैन्य मुक्त किए जाने की आवश्यकता जताई है, लेकिन रूस ने इसके लिए तैयार होने के संकेत नहीं दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने दोनों पक्षों से क्षेत्र में लड़ाई बंद करने का आह्वान किया है। हालात पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चिंता जताई है। इस मसले पर चर्चा के लिए आयोजित सुरक्षा परिषद की बैठक रूस के वीटो के कारण आगे नहीं बढ़ सकी। चलिए, तो ये आज का 13 अगस्त 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।